नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। नेपाल और भारत के रिश्तों पर आपसे संवाद करने का वायदा बहुत दिन पुराना था, लेकिन तैयारी नहीं कर पाया। नेपाल और भारत के संबंधों को समझने के लिए बहुत सारी संधियों को समझना पड़ा। रोटी बेटी के रिश्ते की बात करने वाले देश भारत और नेपाल इन दिनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओली ने अपनी संसद से नेपाल का नया नक्शा पास कराया, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के क्षेत्र में आने वाला काला पानी नेपाली प्रधानमंत्री ने नेपाल का बताया और इसके बाद दोनों देशों में बड़ा युद्ध छिड़ गया। युद्ध से मेरा मतलब वाक युद्ध से है। और आजकल आप लोगों को पता है वो ज़माना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर हैं या जो पत्रकार हैं, हालांकि उनको पत्रकार से बेहतर एंकर कहना है, क्योंकि वो रटी रटाई जो उनको स्क्रिप्ट मिल जाती है उसे बोल देते हैं। इतिहास बोध अधिकतर में नहीं होता है। वर्तमान का जो मीडिया है, जिसको मैं चरणी मीडिया कहता हूँ, वो जिस भाषा का प्रयोग नेपाल के लिए कर रहा था वे निस्संदेह बेहद दुखद है। उस मीडिया की उस भाषा को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस विषय पर आपके साथ एक संवाद किया जाए, ताकि असल स्थिति क्या है और नेपाल के साथ हमारे संबंध इतने बिगड़े क्यों हैं, इस पर एक जो कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, उसे छांटा जा सके। तो चलिए बात करते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता रखने वाले दो देशों के बीच चल रहे तनाव पर। तनाव के मूल में है एक 80 किलोमीटर लंबी हिमालयी दुर्गम क्षेत्र में बनी रोड, जिसका कोरोना काल में 8 मई को वर्चुअल उद्घाटन किया गया। मैं आपको चित्रों से दिखाता हूं। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 8 मई को रोड का उद्घाटन किया है। आपके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि बैठे हैं। ये रोड का उद्घाटन 8 मई को श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। 80 किलोमीटर लंबी यह रोड भारत के लिए, भारत की फौज के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। रोटी और बेटी के रिश्तों की बात करने वाले दो देशों की आपसी समझ और विश्वास की जमी इस रोड के उद्घाटन होने के साथ ही तेजी से दरकने लगी। इस रोड को हमने बनाया, यानी भारत ने बनाया, अपने इलाके में बनाया, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन रिश्ते दरक गए नेपाल के संग। इतनी तनातनी बढ़ी कि नेपाल ने बाकायदा अपनी संसद से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नया नक्शा पास कराकर, अनुमोदित कराकर इस रोड वाले इलाके को अपना इलाका घोषित कर दिया। ऐसा नेपाल ने पहली बार ऑफिशियली किया है कि नक्शों में भी संशोधन कर दिया। हालांकि जिस इलाके की हम बात करने जा रहे हैं उसको लेकर 90s से ही हमारे और नेपाल के बीच में विवाद शुरू हो चुका था। इतने घनिष्ठ संबंध रखने वाले दोनों देशों के बीच में जो ये विवाद पैदा हुआ इस रोड का, हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने विशेष करके अपनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके इस रिश्ते को तार तार करने का काम कर दिया है। नेपाल के खिलाफ निंदा अभियान छेड़ा गया, ऐसा माहौल रचने का प्रयास किया गया है और रच दिया गया है जिससे नेपाल को एहसान फरामोश देश बताया जा सके। तो चलिए समझते हैं इस 80 किलोमीटर की रोड ने ऐसा क्या है जिसके कारण दो देश इतनी
तनावपूर्ण स्थिति से इस समय गुजर रहे हैं। दो स्वतंत्र राष्ट्रों की सदियों पुराने रिश्तों को वर्तमान सरकार की नेबरहुड पॉलिसी को समझने के लिए भी इस रोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहा हूं, वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित की गई विदेश नीति है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की नीयत से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था। हमारे कई मित्र नाराज हो जाएंगे यदि आज मैं कहूं कि 6 बरस बाद यह नेबरहुड पॉलिसी बुरी तरह फ्लॉप शो साबित हुई है। देखिए कैसे चीन, जिसके साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे, कभी नरम तो कभी गर्म हो जाते हैं, वो डोकलाम में घुस आया। सिक्किम के पास उसकी फौजों का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है। हाईएस्ट लेवल के में बातचीत हो रही है, लेकिन चीन की फौजें पीछे नहीं हट रही हैं। राजनाथ सिंह जी इशारा कर ही चुके हैं कि चीन की फौजें अभी वहाँ रहेंगी, इसलिए भारत की फौजें भी वहीं डटी रहेंगी। पाकिस्तान हमारा चिर दुश्मन है, स्थायी दुश्मन है। नेपाल, जिसके साथ हमारे संबंध रोटी और बेटी के थे, उसके साथ इस समय संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। और हद तो ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होने के बावजूद हमारा सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय मित्र भूटान भी अब हमारे से नाराज होता नजर आ रहा है। पिछले ही हफ्ते भूटान ने भारत के क्षेत्र में पानी आने से रोक दिया है, जिसके कारण भूटान से सटे इलाकों में सिंचाई की समस्या आ गई है किसानों के सामने। इसलिए जो नेपाल के साथ हुआ है, या चीन के साथ जो रिश्तों में तनाव आया है, या भूटान के साथ जो रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो चले हैं, उसके लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी समझना बहुत जायज है, बहुत सामयिक है। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मेरा इस वीडियो को देखने वाले अपने सभी सुधी मित्रों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की विचारधारा के बोझ तले या अंधभक्ति के तले इस वीडियो को कृपया ना देखें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो विभिन्न रिपोर्ट्स और दोनों देशों के सीमा विवाद पर अपने अपने दावों का सार है। एक पक्षीय बात मैं नहीं करने जा रहा हूं। दोनों देश नेपाल और भारत में इस सीमा विवाद को लेकर क्या भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। इसलिए गोदी या चरणी मीडिया के एंकरों को पत्रकार समझने की भूल करने वालों से मेरा विशेष आग्रह है कि इतिहास बोध की दृष्टि को पैदा करें, ताकि चारण भाटों के अनर्गल प्रलाप से हटकर तथ्यों को समझा जा सके। भारत ने चीन से सटी अपनी उत्तरी सीमा पर, जो बेहद दुर्गम उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, हमारे उत्तराखंड राज्य में है, वहां 80 किलोमीटर का निर्माण वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में शुरू किया था। यह उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धरियाबाद, धारचूला जिसे कहते हैं, उस इलाके से चीन बॉर्डर के लिपुलेख तक जाती है। ये रूट प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर भी है। मिलिट्री की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। चीन पर नजर रखने के लिए भारत के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन है, जो भारत के लिए चीन के खिलाफ एक एडवांटेज का काम करती है। आइए नक्शों की मदद से थोड़ा समझा जाए। ये हमारा भारत है। ये मैं आपको पिथौरागढ़ जनपद का इलाका दिखा रहा हूँ। ये हमारे भारत का इलाका है, ये मुंशियारी है। यहाँ से हिमालय के बड़े शानदार दर्शन होते हैं। पिथौरागढ़ जनपद ये है। ये हमारा धारचूला है, काली नदी बीच में है। इस काली नदी को नेपाल में महाकाली कहा जाता है
हमारे यहाँ काली नदी कहा जाता है, और से काली नदी कहने के पीछे माइथोलॉजी भी है और इसका काला पानी भी है। मैंने स्वयं ये नदी देखी है, धारचूला जब मैं गया था। बहुत तीव्र गति से बहती है, शोर करते हुए बहती है, और आपको इस नदी को देखकर डर लगता है। वैसा ही डर जैसा आप कामाख्या मंदिर में जब जाते हैं असम में और ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ये काली नदी दोनों देशों के बीच में सीमा का काम करती है। इधर हमारा धारचूला है, नेपाल का इससे सटा क्षेत्र जो है दारचूला कहलाता है। यहाँ धारचूला, वहाँ दारचूला। एक और महत्वपूर्ण बात आप इस नक्शे में देखेंगे, नेपाल जो है वो लैंडलॉक्ड, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री से मतलब नेपाल का अपना कोई समुद्र तट नहीं है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है, तिब्बत है। इसलिए नेपाल की एक बड़ी समस्या ये है कि उसको जो भी कोई आयात या निर्यात समुद्र मार्ग से करना पड़ता है तो उसके सामने ऑप्शन केवल भारत रह जाता है। ये नेपाल की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, और नेपाल के लोगों का मानना है कि इस कमजोरी का फायदा भारत उठाता आया है। पिथौरागढ़, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से जुड़ती हैं और नेपाल और भारत को अलग करती है, ये काली नदी जो मैंने आपको दिखाई। इस काली नदी के एक पार आपने देखा धारचूला है, हमारे हिंदुस्तान वाला, दूसरी ओर दारचूला है नेपाल का। भारत और नेपाल के मध्य दोस्ताना और ऐतिहासिक कारणों के चलते सीमाओं का कभी भी आधिकारिक तौर पर डिमार्केशन नहीं हुआ है, विशेषकर इस क्षेत्र में। 1814 में 1814 में नेपाल पर गोरखा का राज्य था, गोरखा साम्राज्य था, गोरखा राजा वहां थे, और उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। नवंबर 1814 में ब्रिटिश सेना के साथ गोरखाली सेना का एक युद्ध हुआ जो लगभग 4 से 5 महीने चला। युद्ध चला 2 महीने, मगर उसमें संधि बंदी होते होते बहुत समय लग गया था। 14 महीने चला, माफ कीजिएगा, 14 महीने ये युद्ध चला। दिसंबर 1815, नवंबर 1814 में ये युद्ध शुरू हुआ और गोरखाओं ने ब्रिटिश फौज को नाखो चने चबा दिए। लेकिन दिसंबर आते आते गोरखा सेना हारने लगी। गोरखा राजा ने अपनी हार स्वीकार करी। नेपाल और ब्रिटिश भारत के मध्य 2 दिसंबर 1815 के दिन 14 महीने बाद युद्ध समाप्ति के लिए एक संधि हुई, जिसे कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने या बॉर्डर डिमार्केशन की कवायद भी मान सकते हैं। इसे सुगोली संधि कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच इस संधि का विशेष महत्व है, सुगोली संधि का। 1816 की यह सुगोली संधि है। ये उसका चित्र है जिसमें ब्रिटिश सेना है, जो भारत के, जिसमें लोग शामिल थे, अंग्रेज भी थे, और दूसरी ओर गोरखाली सेना थी। ये उसका चित्र है जब ये संधि 1816 में। नेपाल का और नेपाल समर्थक बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों का मानना है कि इसी संधि के चलते नेपाल को अपनी काफी जमीन का नुकसान हुआ, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने अपने अधीन तले भारत के लिए कर लिया। हालांकि ये अर्ध सत्य है, ऐसा मैंने जितना पढ़ा उससे नजर आता है। नेपाल का खुद अपना हमलावर इतिहास रहा है। 1723 से लेकर 1775 तक नेपाल में गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाह का राज था, जिन्होंने सिक्किम और वर्तमान उत्तराखंड के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। कुमाऊं क्षेत्र की भी और कुछ गढ़वाल क्षेत्र की भी भूभाग था। महाराजा धीराज पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को तब अहंकार में असल हिंदुस्तान कहकर पुकारा था, क्योंकि उस दौर में 1723 से 1775 तक भारत में मुगल शासकों का राज स्थापित हो चुका था। इसलिए नेपाल के गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को असल हिंदुस्तान कहा था, और इस असल हिंदुस्तान में उत्तराखंड का काफी भूभाग, वर्तमान उत्तराखंड का काफी भूभाग नेपाल ने अपने कब्जे में ले लिया था। नेपाल के खिलाफ ब्रिटिश सेना ने 1814 में, नवंबर 1814 में जो युद्ध छेड़ा, वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में
काली नदी के आसपास के जो इलाकों में पृथ्वी नारायण शाह की सेना ने कब्जा कर लिया था, वो ब्रिटिश सेनाओं ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने छुड़ा लिया। इस युद्ध में पराजय के बाद अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच शांति वार्ता बिहार के सिगोली में दिसंबर 1815 में शुरू हुई थी और 4 मार्च 1816 को इस पर हस्ताक्षर हुए। ये सिगोली वाली ट्रीटी का चित्र आपने देखा। ये इलाका बिहार में आता है जहां पर दोनों देशों के लोगों की सेनाओं के बीच में संधि। नेपाल को इस संधि के चलते बहुत सारा इलाका ब्रिटिश को देना पड़ा, जिसकी एवज में ब्रिटेन ने नेपाल पर अपनी सीधी हुकूमत नहीं की। नेपाल हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। हालांकि ब्रिटेन ने अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर जरूर नेपाल में नियुक्त कर दिया था व्यापारिक बिजनेस कारणों को देखने के लिए। इस संधि के चलते काली अथवा नेपाल में जो महाकाली नदी कहलाई जाती है, उसके पूर्व का इलाका नेपाल का, तो पश्चिम का इलाका ब्रिटिश भारत में आ गया। इस संधि में महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिपियाधारा को माना गया। और देखिए, जब भी नदी को आधार बना के सीमाओं का विस्तारण किया जाता है, तब नदी का उद्गम स्थल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नदी की शुरुआत कहां से हुई। जल बंटवारे भी जब दो देशों के बीच में होते हैं, तो उसमें भी उद्गम स्थल का बहुत महत्व होता है। इस संधि में महाकाली नदी का उद्गम लिपियाधारा में को माना गया। यदि इस संधि को सीमा निर्धारण का प्रस्थान बिंदु हम मान लेते हैं, तो वर्तमान में दोनों देशों के मध्य बड़ी तकरार का कारण बन चुके काला पानी और लिपुलेख का इलाका काली नदी के पूर्व में पड़ता है, जो ये इलाका है जिसके चलते इस समय लड़ाई चल रही है। नेपाल इसी संधि के आधार पर इन इलाकों पर अब अपना दावा कर रहा है। भारत का तर्क अपनी जगह बेहद वाजिब है, और मैं ये एक इंडियन होने के नाते नहीं कह रहा हूं, पर इतिहास में जो लिखा है, जितनी आज तक संधियां हुई हैं, डिस्प्यूट्स हुए हैं, उसके आधार पर कह रहा हूं। भारत काली नदी अथवा महाकाली नदी का उद्गम लिपियाधारा को नहीं मानता है, परंतु अपने क्षेत्र के लिपुलेख दर्रे के नीचे से मानता है। इसलिए भारत का कहना है कि सिगोली संधि का इन दोनों इलाकों काला पानी और लिपुलेख से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही इलाके बेहद 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 दुर्गम इलाके हैं। यहाँ मानव निवास नहीं करता है। समुद्र तट से काला पानी लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके चलते चीन पर नजर रखने के लिए ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण सामरिक पोस्ट है। इस क्षेत्र विशेष को लेकर नेपाल के साथ 1990 तक हमारा कोई विवाद नहीं था। भारत की आजादी के पहले 12 बरस जो थे, वो तो नेपाल के साथ बेहद दोस्ताना हमारे रहे। 1950 में दोनों देशों के मध्य मित्रता फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, मित्रता संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर्स की व्यवस्था की गई। नेपाल, जैसा मैंने आपको बताया, लैंड लॉक्ड देश है, यानी कि चौतरफा घिरा ऐसा देश है जिसके पास अपना समुद्र तट नहीं है। इसलिए भारत के तटों से उसके यहाँ सामान लाने ले जाने के लिए बगैर कोई टैक्स दिए एक विशेष व्यवस्था की गई कि नेपाल का कोई भी इंपोर्ट आता है तो भारत के रास्तों से गुजरेगा और उस पर भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अब देखिए, नेहरू जी को लोग बहुत कोसते हैं, बड़े नेहरू जी से नाराज रहते हैं। पिछले वीडियो में कई लोगों ने टिप्पणी करी कि नेहरू विजनरी नहीं थे, सोते रहने वाले प्रधानमंत्री थे। नेहरू का विजन देखिए, फ्रेंडशिप ट्रीटी नेपाल के साथ नेहरू ने केवल इसलिए की थी कि नेहरू जानते थे कभी ना कभी चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन और भारत की सीमाओं पर टकराव होगा और उस समय नेपाल का महत्व बेहद बढ़ जाएगा। 31 जुलाई 1950 के दिन काठमांडू में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री शमशेर जंग बहादुर राणा और भारत के राजदूत चंद्रशेखर नारायण सिंह ने इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में दस्तखत किए। जवाहरलाल नेहरू चीन के खतरे को भांपते हुए नेपाल को हर हालत में भारत के पक्ष में रखना चाहते थे। 1956 में नेपाल में विकास योजनाओं के लिए नेहरू ने एक हेल्प मिशन शुरू किया। और आपको मैं याद दिला दूं, 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ था, पार्टीशन की बंटवारे की त्रासदी से गुजरा था, हमारे खजाने खाली थे। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के लिए मिशन नेपाल की
हेल्प नेपाल की स्थापना की और शुरू किया रोड डेवलपमेंट, शिक्षा, हाइड्रो पावर और स्वास्थ्य के कई बड़े प्रोजेक्ट भी उन्होंने इस ट्रीटी के अंतर्गत शुरू किए। नेपाल का जो प्रसिद्ध त्रिभुवन हाईवे है, यदि आप में से कोई नेपाल गया हो, नेपाल का सबसे प्रसिद्ध त्रिभुवन हाईवे इसका शानदार उदाहरण है, जो काठमांडू को वीरगंज से रक्सौल से जोड़ता है। वो भारत ने बनाया, नेहरू के शासनकाल में बनाया। भारत का NH-28 के जरिए ये हाईवे दोनों देशों के मध्य एक महत्वपूर्ण लिंक है और ये 189 किलोमीटर लंबा है। भारत ने नेपाल में विकास कार्यों पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कई बिजली परियोजनाएं भारत ने बनाई। 6 एयरपोर्ट जो नेपाल में हैं, उनका निर्माण इसी हेल्प नेपाल मिशन के तहत नेहरू सरकार ने किया। कई अस्पताल बनाए। नेपाल संग रिश्तों में तनाव लेकिन समय के साथ बढ़ता गया। जितना भारत नेपाल के से दूर हुआ, चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ा। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों का भारत संघ नेपाल के रिश्ते बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण और खास योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल के कम्युनिस्ट दिल्ली को दूर मानते थे और बीजिंग को अपने से नजदीक मानते थे विचारधारा के चलते। जिस कालापानी क्षेत्र को लेकर आज बवाल मचा है, उस पर भारतीय सेनाएं 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तब से ही तैनात है। नेपाल का एक बड़ा वर्ग मानता है कि नेपाल के तत्कालीन राजा महेंद्र चूंकि भारत की सहायता पर निर्भर थे, इसलिए उन्होंने इस मामले पर पर्दा डाले रखा। ऐसा नेपाल के कम्युनिस्ट मानते हैं। 1990 के दशक में जहां एक तरफ नेपाल में राजशाही के खिलाफ जनता का आंदोलन मुखर हो रहा था, भारत का अपने देश की आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को लेकर भी नेपाल की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा था। राजा के खिलाफ आंदोलन ने भारत विरोधी रुख भी अपना लिया था। इसका एक कारण यह है कि भारत की तत्कालीन सरकार वहां राजशाही को रखना चाहती थी, क्योंकि राजशाही के साथ भारत के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे। काला पानी हमारा है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। नेपाल में भारत का कितना विरोध हुआ, और वो विरोध आज का नहीं है, बहुत पुराना विरोध है। ये देखिए, 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी को तोड़ने के लिए नेपाल में आंदोलन हुए हैं। नेपाल की जनता सड़कों में उतर आई है। एक और शायद तस्वीर मैंने निकाली थी, ये तस्वीर 1950 की वो महत्वपूर्ण संधि है, फ्रेंडशिप संधि, जिसको वहां के प्रधानमंत्री राणा और हमारे राजदूत साइन कर रहे हैं। काला पानी हमारा है, इसे खाली करो के नारे नेपाल में 90 के दशक में तेजी से गूंजने लगे थे। 1990 में नेपाल में राजशाही को केवल संवैधानिक राजशाही में बदल दिया गया था और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन 1996 आते आते नेपाल में सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसमें वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने राजशाही को पूरी तरह हटाने की मांग शुरू की। आपको याद होगा 2001 की वो शाम, 28 जिस दिन नेपाल के महाराजा धीराज वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्य, महारानी ऐश्वर्य और राजकुमार दीपेंद्र पर गोलीबारी हुई। रहस्य आज तक नहीं सुलझा है। ये कहा जाता है कि राजकुमार दीपेंद्र ने ही अपने माँ बाप की हत्या करी, लेकिन दीपेंद्र को किसने गोली मारी ये भी बात सामने नहीं आई। बहरहाल राज परिवार पूरा तबाह हो गया और राजा के भाई राजा ज्ञानेंद्र को वहाँ राजा बनाया गया था। नए राजा ज्ञानेंद्र को हटाकर 28 मई 2008 के दिन नेपाल से राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और तब बने थे नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के घोर विरोधी पुष्प कमल प्रचंड। 2008 में कम्युनिस्ट सत्ता पर आए और पहली बार भारत के साथ रिश्ते तब बेहद तनावपूर्ण हो गए जब परंपरा का निर्वहन ना करते हुए नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री प्रचंड पहले भारत की यात्रा पर ना आकर चाइना की यात्रा पर चले गए थे और तभी इशारे मिलने लग गए थे कि अब दोनों देशों के बीच संबंध पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। प्रचंड ने अपनी चीन परस्त नीति को कभी छुपाया भी नहीं। 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी को प्रचंड पूरी तरह समाप्त करना चाहते थे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा भारत के बजाय उन्होंने इसी कारण जानबूझकर करी कि भारत सरकार यदि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डालती है तो चीन से उनको मदद मिलेगी। 60, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, 60, 70, 80 और 90 इस पूरे दौर में प्रचंड ने कभी भारतीय नेताओं से कोई संपर्क नहीं रखा। वो इतने घोर भारत विरोधी हैं, उनका दृष्टिकोण भारत को पूरी तरह अपना दुश्मन मानता है और चीन को अपना मित्र मानता है। हालांकि 1996 में जब नेपाल में सिविल वॉर शुरू हुई थी और नेपाली फौज प्रचंड को ढूंढने के लिए छापेमारी पर आ गई थी, आप कह सकते हैं कि शायद प्रचंड का इनकाउंटर कर देती, उस दौरान प्रचंड को प्रश्रय भारत नहीं दिया, वो भारत में ही छुपे रहे, लेकिन भारत का विरोध उनका कम नहीं हुआ। इतने ज़्यादा प्रचंड भारत विरोधी हैं कि 2008 में हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ पशुपतिनाथ मंदिर से कर्नाटक मूल के भारतीय पुजारियों को हटाने और नेपाल के पुजारियों को नियुक्त करने की घोषणा उन्होंने कर दी थी। हालांकि उस समय इसमें बड़ा बवाल मचा था और उनकी यह योजना लागू नहीं हो पाई। नेपाली सेना के प्रमुख को, जो भारतीय सेना के भी ऑनरेरी प्रमुख होते हैं, जनरल का रैंक होता है, उनको उन्होंने बर्खास्त कर डाला। उनका प्रचंड का मानना था कि नेपाली सेना के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल जो है वो भारत परस्त है। भारत का मानना था कि चीन के उकसावे पर जानबूझ के प्रचंड ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। प्रचंड से लेकिन कहीं ज़्यादा घोर भारत विरोधी ओली साहब है, वर्तमान प्रधानमंत्री। दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल पटती नहीं है, पटरी नहीं खाती, लेकिन दोनों बुरी तरह चीन की ओर झुके हुए हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे भारत द्वारा कई बार नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी करने से भारत विरोधी ताकतों के मजबूत होने की, और उसके बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे चीन ने भारत से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नेपाल में करके नेपाल में अपने प्रति एक प्रकार का प्रेम का भाव जगा दिया है। साथ ही इस बिंदु पर भी चर्चा होगी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्यों कर फ्लॉप हुई और भारत और नेपाल के संबंध दरकने में भारत का नेपाल को आर्थिक रूप से कमजोर करने की नीयत से किया गया आर्थिक नाकेबंदी का जो प्रयास था। कई बार भारत ने नेपाल और भारत के बॉर्डरों को जो सील किया, उससे नेपाल में भारत के प्रति कितना विरोध बढ़ा और किस प्रकार नेबरहुड पॉलिसी हमारी फ्लॉप हो गई है। कल आपसे मुलाकात होती है इस मुद्दे पर।